को प्रवेश देना पड़ेगा। यदि क्षेत्र का प्रवेश हुआ तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़नी शुरू हो गई। पाश्चात्य देश के जितने भी वो भारत में आकर अपना व्यापार करने लगे, भारत भी विदेशों में जाने लगा। तो इससे क्या हुआ जरा समझिएगा, एथिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है समाज की जो अंतरक्रिया है वो घट रही है। मतलब क्या हुआ कि अब भारत की जनता वैश्विक स्तर की जनता के साथ संपर्क में आने लगी। इसका मतलब है जब अंतरक्रिया बढ़ेगी तो इसका मतलब समाज के मूल्य स्थिर रहेंगे या समाज के मूल्य परिवर्तित होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 50 से लेकर 90 तक नैतिक मूल्य कुछ और होंगे और 90 के बाद नैतिक मूल्य, क्योंकि जैसे जैसे समाज की अंतरक्रिया बदलती है वैसे वैसे मूल्यों में भी क्या आता है, क्या आता है, परिवर्तन। देखिए ना, आप गांव में थे उस वक्त मूल्य कुछ और था, आप शहर में आ गए मूल्य कुछ और हो गया। पहले समाज के मूल्य कुछ और थे। इस पूरे 1 साल की प्रक्रिया में, लगभग 1 साल की इस अवधि में क्या बदला, सामाजिक अंतरक्रिया बदली और हमारे समाज के मूल्य बदल गए। जैसे कि बहुत साधारण सी बात है, मूल्य कैसे बदला कोरोना काल में। जैसे जो विद्यार्थी अभी मास्क लगाकर नहीं बैठे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप, अनुशासित कहेंगे या उदंड कहेंगे। इसका मतलब क्या है, ये मूल्य परिवर्तित हो गया, मूल्य बदल गया। लेकिन 90 के अगर इसी जनवरी में, पिछले साल 2020 की जनवरी में अगर हम सब बैठे होते और कोई मास्क लगाकर आता तो हम पूछते कि भाई साहब ये क्या है, काहे मुंह ढके हुए, भाई कौन सा गलत काम कर लिया। आज देखिए किस तरह से समाज का मूल्य बदल गया। समाज का मूल्य क्या बदल गया कि जो भी व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं आएगा हम उसे उदंड मानेंगे। तो संकेत भी मिल गया होगा। जो लोग की अपना मुखारबिंद दिखा रहे हैं तो मैं आपको कह दूं कि आप उदंड हैं, हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकते, आप सामाजिक हित में नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि समाज की अंतरक्रिया हो रही है, समाज में परिवर्तन आ रहा है तो समाज के मूल्य में भी परिवर्तन आ रहा है। तो एक बात क्या स्पष्ट होता है, एक बात स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा समाज के नैतिक मूल्यों में भी, मतलब यहीं पर आप क्या सीखते हैं कि नैतिक मूल्य स्थिर होते हैं या गतिशील। देखिए आप इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं और एथिक्स में चले गए, यही कलाकारी है पेपर 4 की, यही कलाकारी है मुख्य परीक्षा की। इसका मतलब है कि आपसे कोई पूछे कि प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आपसे कोई पूछे प्रशासनिक स्तर पर सिविल सेवकों के मूल्य में क्या परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन को भारतीय संदर्भ में हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। सर 1950 से लेकर 90 तक यही बता देंगे भी आप, 1950 से लेकर 90 तक सिविल सेवकों की नैतिकता क्या स्थापित करनी थी। लेकिन 90 के बाद देखिए क्या आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं, इस एलपीजी ने क्या कर दिया, आर्थिक मूल्य पर विशेष बल दिया, आर्थिक मूल्य और तकनीकी मूल्य पर क्या किया, विशेष बल दिया। आर्थिक और तकनीकी मूल्य पर विशेष बल दिया तो इसका तात्पर्य क्या था, इसने कहा कि अब व्यवस्था लाभ कमाएगी, प्राइवेट सेक्टर सर्विस देगा, अब हमें प्रॉफिट कमाना है तो करिएगा। 90 से पहले क्या कह रहा था, हमें क्या करना है, क्या कह रहा है, कल्याण करना है। और 90 के बाद क्या कह रहा है, नहीं, मूल्य में परिवर्तन आ गया और सरकार भी बिजनेस करने लगी। ये देखिए ना, एनटीपीसी भी आपसे पैसा लेती, एनटीपीसी भी पैसा ले रही है। भारत सरकार के जितनी महारत्ना की कंपनी है वो सब के सब क्या कमा रही है, प्रॉफिट। सरकार का मूल्य बदल गया, क्या मूल्य बदल गया, आर्थिक मूल्य और तकनीकी मूल्य। आप देखिए ना, जितने भी बैंक हैं सारे बैंकों को का तकनीकीकरण कर दिया गया। तो धीरे धीरे पैसा निकालना और पैसा जमा करना भी किससे होने लगा है, एटीएम के थ्रू होने लगा है। पासबुक अपडेट करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, आप मशीन है, आप वहां जाइए। ये संभव है कि हो सकता है बैंक के नाम पर आने वाले भविष्य में 2-4 एम्प्लॉई बैठे रहे बैंक में एक छोटे से केबिन में और पूरा का पूरा बैंक क्या हो, एक फोन में समेत हो जाए। तो जरा एक बात सोचिएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है,
90 के दशक के बाद आर्थिक और तकनीकी मूल्यों का विकास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या हुआ? जरा एक बात सोचिए, जब हम कहते हैं कि आर्थिक और तकनीकी मूल्यों का विकास हो रहा है यहां पर, तो इसके भी दो परिणाम होंगे 90 के दशक में। इसके दो परिणाम क्या होंगे? इसके भी पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे और इसके भी नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? सिंपल शब्दों में, जब 90 के दशक में परिवर्तन आया, जब 90 के डेकेड्स में चेंज आया, तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो गया, लोगों के जीवन सहन रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा हो गया। नहीं, हम सब के पास हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। जरा आप सोचिए ना, एक बैंक में जहां पर 100 एम्प्लॉई काम करते थे, अब उसकी जगह पर 20 एम्प्लॉई पूरे बैंक को संभाल ले रही है, तो 80 एम्प्लॉई का पेमेंट बच जा रहा है। तो उस 80 एम्प्लॉई का पेमेंट सरकार को बच जा रहा है, तो सरकार फायदे में है या नुकसान में? फायदे में या नुकसान में? फायदे में। नहीं, उसके बाद क्या है, जब सरकार फायदे में है तो उस 20 एम्प्लॉई का जो बैंक में काम कर रहा है, उसका तनख्वाह घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। लेकिन जरा सोचिए, वो जो 80 एम्प्लॉई, जो 80 कर्मचारी स्थापित हो गया तकनीकीकरण के कारण, वो तो बेरोजगार हो गए। देखिएगा, एक तरफ आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है और एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसका मतलब है, इसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हुआ? सिंपल शब्दों में बात करें तो सकारात्मक परिणाम हुआ ग्रोथ, जिसे कहते हैं समृद्धि आया। ग्रोथ क्या आया? समृद्धि क्या है? समृद्धि है किसी भी समाज का आर्थिक और मान्यवर लिख नहीं रहे क्लास है, ऐसा थोड़ी है कि बैठे हैं एकदम फ्रंट बेंच पे बैठे हैं और एकदम से आज आए हैं क्या? कल आए थे हैं? फिर भी ये गुस्ताखी है? जो बनाए हैं, बना रहे हैं आप ना, बहुत देर से आप जड़त्व की स्थिति में हैं। हमें लगा कि आपकी इनर्सिया को तोड़ दें हम, क्योंकि अगर जड़त्व नहीं तोड़ेंगे तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। वो यहां लागू नहीं होगा। यहां पर अक्रिया करेंगे, अक्रिया करना भी एक क्रिया है, और उसका परिणाम क्या होगा? वहां होगा। आप देखने में स्मार्ट हैं, पता नहीं इस नकाब के पीछे आपका चेहरा कैसा है। आप देखने में स्मार्ट हैं तो पता चला जो सुंदर वाली गर्लफ्रेंड है उसको कोई कलुआ ले जाएगा, और आप क्या करते रहेंगे? बस यही गाना गाएंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये जो तूने मेहंदी लगाई है मेहंदी नहीं मेरे दिल का खून है। कुल मिलाकर हम समझेंगे कि जब चेंज आया, जब परिवर्तन आया, तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रोथ आया। ग्रोथ क्या आया? याद है, हमारे पिताजी साइकिल से चलते थे तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर की मेरे फादर को, आप लोगों के फादर भी शायद इस स्थिति से गुजरे होंगे, पूछिएगा। तो जब 1995 और 96 का दौर था ना, तो सोसाइटी में क्या था, पिताजी को तनख्वाह कितनी मिलती थी? 4000, 5000, लेकिन 2000 आते आते उनको कितने मिलने लगी? हमें याद है, उनको मिलने लगी 40,000 तनख्वाह मिलने लगी। इतना बड़ा ग्रोथ कैसे हो गया? ये ग्रोथ है, पिताजी को पेमेंट मिलने लगा। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे घर में एक मजदूर आता था जो कि हमारे घर को बनाया था। तो जब हमने उसको 90 की डेकेड्स में देखा था, तब भी वो रिक्शा चलाता था और मजदूरी करता था, और जब हमने 2000 में देखा तब भी वो रिक्शा चलाता था और मजदूरी करता था। पिताजी ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराया क्योंकि उनका इनकम क्या हो गया। लेकिन हमारा मजदूर जो है, उसके पहले 1 बच्चे थे, फिर 2 बच्चे थे, फिर तीसरे बच्चे थे, फिर चौथे बच्चे हुए, 5वें बच्चे हुए। मैंने पूछ डाला कि ये जो तुमने रेलगाड़ी के इंजन लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे? तो उसका उत्तर था, मानती ही नहीं है। बहुत बड़ा था, और मुझे जहां तक पता था वो अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, तो मोहब्बत का परिणाम था। तो कुल मिला के 7-8 बच्चे हो गए। अब जरा सोचिएगा, 8 बच्चे और एक रिक्शा वाला। अब जरा सोचिएगा क्या होगा। एक परिवार जिसके 2 बच्चा अच्छा एजुकेशन ले रहा है, तो मेरे फादर की भी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी, मेरी भी बढ़ गई।
की भी बढ़ गई। लेकिन जो मेरे यहां रिक्शा चलाता था वो भी आज उसी स्थिति पर है। उसके 8 बच्चे भी इस देश पर क्या बन गए? बोझ। इसका मतलब है समाज का एक तबका तो बेहतर होता चला गया, लेकिन समाज का दूसरा तबका और शोषित होता चला गया। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट यह पड़ा कि समाज का एक वर्ग सक्षम होता चला गया और दूसरा वर्ग जो असक्षम था वो और अधिक असक्षम होता चला गया। इस प्रकार से हम देखें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है किसी भी समाज के अंतर्गत उसकी आर्थिक और तकनीकी उन्नति। अगर किसी व्यक्ति की पर अगर कोई व्यक्ति पहले साइकिल से चलता था और अब वो से चलने लगा, लेकिन वैगन से चलते चलते वो लड़कियों पर फब्तियां कसता है, ईव टीचिंग करता है, गलत मानसिकता रखता है, तो कहा जाएगा उस व्यक्ति का क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है, उस व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि एक ऐसी स्थिति है जहां पर आर्थिक और तकनीकी मूल्य का विकास होता है। आर्थिक और तकनीकी मूल्य समाज में बढ़ जाता है, लेकिन समाज के अंदर क्या होता है? इस ग्रोथ से क्या हो रहा है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि ग्रोथ क्या है, तो सिंपल सी बात है कि सर जो ये है और जो तकनीकी मूल्य है, इन दोनों का तो विकास हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन जो मानवीय मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है, ये दोनों क्या होगा? समाज में पेट हो जाएगा, दोनों में अवनति की स्थिति में आ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछता है ग्रोथ क्या है, तो आर्थिक और तकनीकी मूल्यों में सक्षम हो जाता है समाज, लेकिन पर्यावरणीय और मानवीय मूल्यों में, मानवीय और पर्यावरणीय मूल्यों में समाज कैसा रहता है? असक्षम रह जाता है, उसकी असक्षमता और बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जरा गौर करिएगा, 90 के बाद समाज का मूल्य बदल गया। क्या बदल गया? और यही इसकी क्या थी? यही इसकी थी नेगेटिविटी। नहीं समझ में आ रहा है? यही इसकी नेगेटिविटी था। तो ऑटोमेटिक आप क्या चाहेंगे? ऑटोमेटिक हम चाहेंगे सर ग्रोथ की जगह पर क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। हमने कहा विकास। समझिएगा, अगर आपसे पूछे कि एक सिविल सेवक के रूप में तुम्हारा क्या दायित्व है, बोलेंगे सिविल सेवक के रूप में क्या दायित्व है कि सर हमने क्या प्राप्त कर लिया है? प्राप्त कर चुके हैं। क्या प्राप्त कर चुके हैं? ग्रोथ प्राप्त कर चुके हैं। हम अच्छा खासा ग्रोथ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या मांगता है? डेवलपमेंट कहता है कि ये विकास कहता है कि आर्थिक भी हो, की भी हो, इसमें भी विकास हो, लेकिन साथ साथ क्या हो? विकास कहता है कि जो पर्यावरणीय मूल्य है और जो ये मूल्य है, इसमें भी बस अंतर यही है कि दोनों की तरफ का जो एरो होगा वो ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब है विकास कहता है आर्थिक मूल्य भी सक्षम होने चाहिए, तकनीकी मूल्य भी सक्षम होने चाहिए, साथ ही साथ जो पर्यावरणीय मूल्य है उसमें भी सुधार होने चाहिए। हमारा जो मानवीय मूल्य है, समाज के वृद्ध वर्ग, महिला वर्ग, समाज के असक्षम और कमजोर वर्ग और समाज की हंसिए पर चले गए, इनको भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आइए। इसका मतलब आप गौर करिएगा, फिर समाज के मूल्य बदल रहे हैं। इसका मतलब आज सिविल सेवक का मूल्य क्या है? वृद्धि लाना है या विकास? देखिए आपका स्टेटमेंट चेंज हो, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सिंपल है, बस चीजों को कोरिलेट करने आना चाहिए। इसीलिए सिलेबस की हेडिंग जो रखी गई थर्ड पेपर की, वो क्या रखा गया है? ग्रोथ नहीं, बल्कि क्या रखा गया है? डेवलपमेंट रखा गया है, रखा गया है। तो आपसे पूछेगा तुम्हारा अगर आपसे पूछेगा पेपर 4 में कि एक सिविल सेवक के रूप में तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तो क्या लाना है? ग्रोथ या डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है कि आर्थिक और तकनीकी सक्षमता के साथ साथ दरअसल क्या होना चाहिए? पर्यावरणीय मूल्य और मानवीय मूल्य में भी विकास होना चाहिए। मानवीय मूल्य का मतलब है समाज का चरित्र निर्माण हो, महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, विकलांग, समाज के कमजोर वर्ग, इन सभी वर्गों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह की जब हम एफर्ट करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं विकास, राइट? अब जरा समझिएगा, यहां आते हैं, विकास पर आते हैं। इसी फ्लो चार्ट को नीचे लेके चलिएगा। अब देखिएगा, तो हमने क्या देखा था कि जब हम ग्रोथ में थे तो ग्रोथ में इन मूल्यों का ह्रास हुआ।
तो देखिएगा हमारे सिलेबस में यहीं पर दो टॉपिक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक तरफ बन जाता है वर्ण और जैव। देखिए है कि नहीं, है ना? टॉपिक बन जाता है और गौर कर रहे हैं सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी मेंस लिखने वाला होगा और उसने पूरा पेपर थर्ड खत्म कर दिया होगा, पता है वो क्या कलाकारी करेगा? अगर इकोनॉमिक्स में उसकी अच्छी पकड़ है और उसने ये जाना है कहां कहां पर अर्थव्यवस्था के विकास के कारण पर्यावरण प्रभावित हुआ, समाज प्रभावित हुआ, जब वह इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आंसर लिख रहा होगा तो हमारी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई, इस पर चर्चा कर रहा होगा, तो वो इकोनॉमिक्स के भी दो चार फैक्ट को उठाकर क्या करेगा? जोड़ देगा। वही तो सेलेक्ट हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ तथ्यों को रटते रह जाते हैं, जो सिर्फ अपने तथ्यों को रटते रह जाते हैं, इकोनॉमिक्स को अलग करके देखते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को अलग करके देखते हैं, ये ड्यूटी आपकी है, नहीं है। एक बात याद रखिएगा, एक शिक्षक आपको उंगली पकड़कर नहीं चला सकता। एक शिक्षक बता सकता है कि देखो ये ऐसे जाना है, और जब यात्रा करेंगे तो उस यात्रा में आने वाले मुसीबतों को झेलना तो आपको पड़ेगा। तो एक समय के बाद आपका काम शुरू होता है। तो जब आप सिलेबस खत्म करेंगे, जब आपका थर्ड पेपर कभी फिनिश हो गया है या हो जाएगा, आप घर में बैठिए और बैठ करके दिमाग लगाइए कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर ये काम कर लिया आपने तो रैंक ले आएंगे आप, किसी भी मीडियम में हो। और हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सब भी हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, हम लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ है। आज भी आश्चर्यचकित कर देने वाला आंकड़ा है कि जब सीबीएसई, जब आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल का अध्ययन देख लें, कहना नहीं पड़ेगा, और सरकारी स्कूल का अध्ययन देख लें, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। इंग्लिश मीडियम के जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं वो बहुत प्रारंभिक अवस्था से प्रोजेक्ट बनाने लग जाते हैं, चीजों का एनालिसिस करने लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या किया जाता है? हमें तो बस पास होना है। इस शिक्षा पद्धति से क्या होती है? हमारे सोचने समझने की क्षमता भी कुंद पड़ जाती है। जबकि मेरा मानना है गांव वाले जो बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंसी अलग चीज है, लेकिन इंटेलिजेंसी का प्रयोग कहां हो रहा है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उस इंटेलिजेंसी का प्रयोग विषय वस्तु में ना होकर दुनियादारी में हो जाता है। तो यही चीज आपको अब सीखना है। अगर इस रहस्य को आपने सीख लिया, और ये कैसे होगा? जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो विद्यार्थी के रूप में जब आप जैव विविधता पढ़ रहे हो और कोई इकोनॉमिक्स का फैक्ट हो, आप सर से पूछिए आकर पर्सनली कि सर क्या इसको जोड़ सकते हैं क्या? रहे होंगे सही होगा तो सर बताएंगे आप, लेकिन आप क्यों आएंगे? आपको फुर्सत थोड़ी। आपको तो आजाद पार्क के फूलों और कलियों को खिलते हुए और खिलाते हुए देखना है। तो ऐसी स्थिति, दोनों खिलते हुए देखना इन द सेंस क्या है? भाई कोई बैठा हुआ है तो देख देख के संताप कर रहे हैं, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं। जब दिल टूट गया तो हम कह रहे हैं धत तेरी की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, यही करते रहते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी शुरू होती है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप आकर के पूछिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले से कि सर ये वाला फैक्ट पढ़े हैं, क्या इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जोड़ा जा सकता है? विनम्रता से आके पूछिए। लेकिन आप क्या करेंगे? आप आएंगे शिक्षक के पास, लगेंगे शिक्षक को। गवर्नेंस की क्लास चल रही थी तो मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था गवर्नेंस में, या ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना गवर्नेंस की, एक टॉपिक छोड़ दिया। मैं छोड़ देता हूं अक्सर, और वो टॉपिक है पॉलिसी वाला चैप्टर। क्योंकि पॉलिसी वाला चैप्टर जो है वो तब पढ़ा जाता है जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि एकदम अपडेशन का होता है। हमने आपको आज पढ़ा दिया और 2 साल के बाद आप क्या कर रहे हो? एग्जाम दे रहे हो, कोई मतलब नहीं रहेगा, पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो प्रोग्राम और पॉलिसी क्या करोगे पढ़कर? जब एग्जामिनेशन दे रहे होगे 6 महीने पहले मिल लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अब कोई मोहतरमा ने हमें कॉल किया, सर बड़ी शालीनता के साथ, सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है। हमने कहा हाँ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? हमने कहा हमें लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपको यही चीज हमने समझाया जो आपको समझाया कि करंट का है, और हमें लगता है कि आप तब इसको पढ़ें जब आप मेंस देने जा रहे हो। नहीं, ये तो आपका दायित्व था पढ़ाना, आप नोट्स भी कम से कम देते हमें। उसके
उसके बाद हमें लगा कि हमें आपको आपके दायित्व याद कराना चाहिए, तो उनका भाव यही था। तो ऐसे लोग भी आते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते आप नेता मत बनिए, आप एक विद्यार्थी बनिए। और विद्यार्थी का काम होता है सहजता से 15-20 क्वेश्चन तैयार करना, क्लास खत्म होने के बाद एक दिन आना, शिक्षक से विनम्रता से मिलना कि सर आप